नमस्कार। आज की इस डीप डाइव में मतलब इस विस्तृत चर्चा में शुरुआत एक अजीब सी कल्पना से करते हैं। हाँ बिल्कुल। कल्पना की जाए कि रात का अंधेरा है और कोई एक रेलवे स्टेशन पर खड़ा है। ओम अपनी ट्रेन का इंतजार चल रहा है। आसपास एकदम चहल पहल है, कुली सामान उठा रहे हैं, चाय वाले की आवाज आ रही है। मतलब सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है। हाँ, एकदम नॉर्मल। लेकिन अचानक नजर वहां मौजूद लोगों पर पड़ती है और एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है शरीर में, क्योंकि वहां हर किसी ने ना 1970 के दशक के कपड़े पहने हुए हैं। अरे बिल्कुल वैसी ही बेल बॉटम पैंट्स और वो बड़े कॉलर्स वाली शर्ट्स, जैसे ना पुरानी अमिताभ बच्चन की फिल्मों में हुआ करते थे। हाँ। और अगर स्टेशन का बोर्ड देखा जाए तो उस पर बलारा जंक्शन लिखा है। बलारा जंक्शन। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि दुनिया के किसी भी नक्शे में या रेलवे के किसी भी रिकॉर्ड में इस नाम के स्टेशन का कोई वजूद ही नहीं है। मतलब ये वो पॉइंट है ना जहाँ इंसानी दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। बिल्कुल। जब कोई ऐसी जगह खड़ा हो जिसे समय और नक्शे दोनों ने मिटा दिया हो, तो वहां जो बचता है वो सिर्फ शुद्ध, एकदम जमा देने वाला खौफ होता है। और आज हमारे सामने जो ट्रांसक्रिप्ट है वो इसी बलारा जंक्शन के रहस्य को खोलता है। हाँ, और ये बता दूं कि आज का हमारा ये स्रोत एक बहुत पुरानी हॉरर टीवी सीरीज के एपिसोड्स का ट्रांसक्रिप्ट है। सही कहा। लेकिन हमारा मकसद यहाँ सिर्फ कुछ डरावनी कहानियां सुनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम इन कहानियों के केंद्र में जो छिपा हुआ इंसानी मनोविज्ञान है, जो अपराध बोध है और बदले की जो भावना है ना, उसकी गहराई में जाएंगे। हाँ, और आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य फोकस 3 चीजों पर रहेगा। पहला, ये बलारा जंक्शन का रहस्य। दूसरा, खजान मेल नाम की एक भूतिया ट्रेन का खौफ। और तीसरा, पनवेल के एक फार्म हाउस में मौजूद एक शापित पुतला, मतलब एक स्केयरक्रो, उसकी खौफनाक कहानी। तो कहानी शुरू होती है रीना नाम की एक लड़की से। मैं पढ़ रही थी कि रीना अचानक से गायब हो जाती है। हाँ, रहस्यमयी तरीके से। और गायब होने से ठीक पहले वो एक पीसीओ से अपने मंगेतर आकाश को फोन करती है और बहुत घबराई हुई आवाज में बताती है कि वो बलारा जंक्शन पर फंसी हुई है और वहां के लोग किसी पुराने जमाने के लग रहे हैं। और इस पूरी घटना में ना एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। ट्रांसक्रिप्ट में एक टैक्सी ड्राइवर का जिक्र है। अच्छा, वो जो 25 साल से टैक्सी चला रहा था। बिल्कुल। जब पुलिस और जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो जांच शुरू करते हैं, तो ये ड्राइवर सामने आता है। वो पिछले 25 सालों से उस शहर की हर गली, हर नुक्कड़ में गाड़ी चला रहा है और उसका साफ कहना था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में बलारा जंक्शन का नाम तक नहीं सुना। बाप रे। मतलब ये कोई ऐसी पुरानी खंडर इमारत नहीं है जिस पर काई जम गई हो। ये एक ऐसी जगह है जिसे इतिहास के पन्नों से ही खुरच कर निकाल दिया गया है। पर मुझे यहाँ ना एक बात बहुत खटक रही थी। अगर ये स्टेशन वजूद में है ही नहीं, तो फिर रीना वहां पहुंची कैसे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, क्योंकि स्रोत में जिक्र है कि जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स मतलब राघव, हर्ष और यामिनी वो मामले की तह तक जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि रीना ने सेंट्रल स्टेशन की एक अदृश्य खिड़की से टिकट खरीदा था। अदृश्य खिड़की। हाँ। तो मुझे लगता है कि क्या ये खिड़की शायद एक तरह का टाइम पोर्टल है जो सीधा 1970s के दशक में खुलता हो। हाँ, देखिए, इसे टाइम पोर्टल कहना मामले को थोड़ा ज्यादा साइंस फिक्शन की दिशा में ले जाना होगा। अच्छा। हाँ, अगर हम स्रोत के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को देखें ना, तो ये कोई भौतिक दरवाजा या पोर्टल नहीं है। ये असल में एक मनोवैज्ञानिक जाल है। मनोवैज्ञानिक जाल। वो खिड़की अदृश्य इसलिए कही गई है क्योंकि वो हर किसी को नहीं दिखती। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जिन्हें वो भूतिया शक्ति अपनी तरफ खींचना चाहती है। ओहो, मतलब एक तरह का टारगेटेड अप्रोच। बिल्कुल। ये ट्रेन जिसका टिकट रीना में खरीदा था, खजान मेल, ये सिर्फ अपने शिकार को चुनती है और उसी शिकार को वो खिड़की नजर आती है। खजान मेल, सच कहूं तो इस नाम के पीछे का इतिहास ही पूरे खौफ की असल बुनियाद है। हाँ, बहुत खौफनाक है। स्रोत में सिंगोरी नाम के एक पुराने स्टेशन मास्टर का बयान दर्ज है। वो बताता है कि 13 जुलाई 1909 को इस खजान मेल का एक बेहद भयानक एक्सीडेंट हुआ था। 1909 में? हाँ, बहुत पुरानी बात है। हाँ। और ये ट्रेन एक जर्जर ब्रिज से गुजर रही थी जी। तभी ब्रिज टूटा और पूरी की पूरी ट्रेन सीधे उफनती नदी में जा गिरी। अरे बाप रे। उस हादसे में सवार सभी लोग मारे गए और उस चीख पुकार और उस भयानक मौत के बाद से ना ये ट्रेन एक प्रेतवादी ट्रेन बन गई है जो दशकों बाद भी बलारा जंक्शन पर आकर रुकती है। और आपको पता है, ये ट्रेन कोई बिना किसी मकसद के नहीं भटक रही है। अच्छा। खजान मेल
केवल राह चलते अजनबियों को अपना शिकार नहीं बनाती। इसका शिकार करने का तरीका बहुत ही टारगेटेड है। तो ये चुनती कैसे है लोगों को? जे उन लोगों को और उनके खून के रिश्तों को, मतलब उनके रिश्तेदारों को ढूंढ ढूंढ कर मारती है, जिनकी वजह से 1999 का वो भयानक एक्सीडेंट हुआ था। इस बात से ना मुझे गहरी समानता नजर आती है। ये भूतिया ट्रेन असल में जेनरेशनल ट्रॉमा का, मतलब पीढ़ियों तक चलने वाले पापों के बोझ का एक बहुत ही सटीक प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा आपने, जेनरेशनल ट्रॉमा। जो गलतियां पुरखों ने की थीं, जो लालच उन्होंने दिखाया था, उसकी भारी कीमत आज की नई पीढ़ी को चुकानी पड़ रही है। जैसे कि रीना के पिता कुमार। हाँ, कुमार का किरदार बहुत अहम है इसमें। जब जांच होती है तो ये भयानक सच सामने आता है कि कुमार और उसके साथी दिनेश ने इंश्योरेंस के पैसों के लालच में ना उस ब्रिज की कमजोरी की रिपोर्ट को ही दबा दिया था। देखिए, चंद पैसों के लालच में अनगिनत मासूमों को मौत के घाट उतार देना, ये कोई छोटी बात तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। अपनी खुली आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देख लेता है, उसकी आंखें तुरंत जलकर राख हो जाती हैं। बाप रे, आंखों का जलना ये बहुत ही प्रतीकात्मक है। मैंने पढ़ा था कि स्टेशन पर मजाक कर रहे कुछ लड़कों का जिक्र है स्रोत में। हाँ, वो लड़के जिन्होंने अज्ञानता में उस ट्रेन को देख लिया और उनकी आंखों से धुआं उठने लगा। मुझे लगता है कि ये इस बात का प्रतीक है कि अतीत के भयानक और नंगे सच को देखने की भी एक भारी कीमत होती है। बिल्कुल। इंसान का शरीर उस पारलौकिक सच्चाई की तीव्रता को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। सही बात है। और अगर प्रतीकों की ही बात करें तो बलारा जंक्शन पर मौजूद उन दो औरतों का दृश्य मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो सफाई करने वाली औरतें। ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार वो दो औरतें पिछले 30 सालों से उस वीरान स्टेशन के फर्श पर लगे खून के दाग रगड़ रगड़ कर साफ कर रही हैं, लेकिन वो दाग मिटते ही नहीं। ये तो शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ की लेडी मैकबेथ की तरह है। हाँ, बिल्कुल वैसी, जो अपने हाथों से खून धोने की कोशिश करती है, लेकिन अपराध बोध का खून कभी पानी से नहीं धुलता। ये दृश्य दिखाता है कि लालच से किया गया पाप समय के साथ खत्म नहीं होता, वो वहीं अटका रहता है। सही कहा। और इस खौफ को रोकने के लिए जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की टीम है, राघव, हर्ष और यामिनी की, वो जो कोशिश करती हैं वो काफी दिलचस्प है। वो लोग पटरियों को नष्ट करके इस ट्रेन को हमेशा के लिए रोकने का फैसला करते हैं। हाँ, और वो जो क्लाइमैक्स वाला दृश्य है ना, वो बहुत ही तनावपूर्ण है। इन्वेस्टिगेटर्स अपनी जान पर खेलकर रेलवे ट्रैक पर गैसोलीन डालते हैं ताकि आग लगाकर उस भूतिया रास्ते को ही खत्म किया जा सके। उन्हें लगता है कि पटरियां जल जाएंगी तो प्रेतवादित ट्रेन अपना रास्ता खो देगी। बिल्कुल, वे माचिस जलाते हैं, लेकिन कोई अनदेखी ठंडी हवा बार बार आग बुझा देती है और तभी धुंध के बीच से ट्रेन की खौफनाक सीटी की आवाज आने लगती है। और पता है सबसे दुखद हिस्सा तो तब आता है जब रीना का भाई कुणाल अपनी बहन को उस अदृश्य खिड़की वाले जाल से बाहर निकालने के लिए सीधा उस ट्रेन में चढ़ जाता है। हाँ, वो सोचता है कि वो अपनी बहन को बचा लेगा। वो सोचता है कि वो ट्रेन को रोक लेगा या रीना को खींच लाएगा। लेकिन ये जेनरेशनल ट्रॉमा का जो चक्र है ना, ये इतनी आसानी से नहीं टूटता। पटरियां जलने के बावजूद ट्रेन नहीं रुकती। कुणाल और रीना दोनों उस खौफनाक सफर का हिस्सा बन जाते हैं और मारे जाते हैं। उनकी माँ की वो दर्दनाक चीख कि मेरे पिता के कर्मों की सजा तुमने मेरे बच्चों को क्यों दी, ये बात दिमाग में गूंजती रहती है। मतलब लालच का चक्र एक बार शुरू हो जाए तो वो पीढ़ियों को निगल जाता है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे आर्थिक लालच ने एक ऐसा दानव पैदा किया जिसने समय और स्थान दोनों की सीमाओं को पार कर लिया। बिल्कुल। खजान मेल की कहानी तो इंसान के वित्तीय लालच से पैदा हुए खौफ की थी, लेकिन अब जो दूसरी कहानी हमारे स्रोत में है वो लालच की नहीं बल्कि विशुद्ध इंसानी क्रूरता और मानसिक प्रताड़ना की कहानी है। हाँ, ये दूसरी कहानी बहुत अलग है। ये कहानी एक बेजान पुतले, मतलब खेतों में जो परिंदों को डराने वाला स्केयरक्रो होता है ना, उसके एक सीरियल किलर में तब्दील हो जाने की है। और ये मामला अपराध के तरीके और भौगोलिक विस्तार को देखते हुए पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बन गया था। हाँ, क्योंकि लगातार 3 दिनों के भीतर मुंबई, केरल, सिक्किम और पंजाब में 5 खौफनाक मौतें होती हैं। मतलब एक सामान्य हत्यारे के लिए इतने कम समय में देश के अलग अलग कोनों में जाकर हत्या करना तो असंभव है ना। बिल्कुल असंभव है। मरने वालों में विम्मी, मोहन और ऋत्विक शामिल थे और हर लाश के पास एक अजीब सी चीज मिलती थी, सूखी घास और खेतों की ताजी मिट्टी। घास और मिट्टी के लिए काफी है।
कहानी सिर्फ मारने की नहीं है, बल्कि उस तरीके की है जिससे शिकार की रूह कांप जाए। हाँ, उसका तरीका बहुत क्रूर था। विम्मी को बंद कमरों और लिफ्ट से क्लोस्ट्रोफोबिया था। मतलब उसे घुटन भरे छोटे स्थानों से बहुत ज्यादा खौफ आता था। वो हमेशा अपने कॉर्पोरेट ऑफिस की सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करती थी, लेकिन मौत की रात चीजें बदल गईं। विम्मी की मौत का वो विवरण सचमुच मनोवैज्ञानिक आतंक का एक उम्दा उदाहरण है। उसे किसी अदृश्य बेतहाशा ताकतवर शक्ति ने सीढ़ियों से दूर धकेला और जबरदस्ती उस स्टील की लिफ्ट में धकेल दिया। जबरदस्ती लिफ्ट में। कोई ऐसी चीज जो अदृश्य होते हुए भी भौतिक रूप से बहुत शक्तिशाली थी। लिफ्ट के बंद दरवाजे, वो घुटन, उसका सबसे बड़ा डर। और जब अगले दिन उसकी लाश मिलती है तो उस ठंडी धातु की लिफ्ट के अंदर ताजी गीली मिट्टी और सूखी घास बिखरी होती है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे हत्या करने वाली वो शक्ति जानती थी कि विम्मी का सबसे बड़ा डर क्या है, और उसने उसी डर को हथियार बनाकर उसे मारा। और जब जांच आगे बढ़ती है तो एक बहुत बड़ा सुराग हाथ लगता है। वो फाइन आर्ट्स वाला सुराग। हाँ, ये सभी मारे गए लोग भारत के अलग अलग कोनों में रहते थे, लेकिन ये सब स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स के पूर्व छात्र थे। और यहीं से कहानी अपने सबसे स्याह, सबसे डार्क मनोवैज्ञानिक पहलू में प्रवेश करती है। एक नाम निकलकर सामने आता है, श्यामा। श्यामा फाइन आर्ट्स की एक नई और शर्मीली छात्रा थी। इन मारे गए छात्रों ने, जिनमें विम्मी और मोहन भी शामिल थे, रैगिंग के नाम पर श्यामा के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। वे उसे मेडिकल कॉलेज के मुर्दाघर में, मतलब मॉर्ग में ले गए और वहां उसे पूरी रात के लिए बंद कर दिया। बाप रे, सोच कर ही रूह कांप जाती है। अंधेरा कमरा, बर्फ जैसी ठंडी स्टील की टेबलें और चारों तरफ लाशें। और प्रताड़ना सिर्फ बंद करने तक सीमित नहीं थी, उसे मजबूर किया गया था कि वो उन मुर्दों के पैरों के अंगूठों पर लगे आइडेंटिफिकेशन टैग, मतलब टो टैग्स, निकाल कर लाए। उस भयानक अंधेरी रात ने ना श्यामा के दिमाग पर इतना गहरा घाव छोड़ा कि उसका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। उसने कॉलेज छोड़ दिया। समाज और अपने परिवार से कटकर वो पनवेल के एक सुनसान फार्म हाउस में बिल्कुल अकेली रहने लगी। और यहीं इस कहानी में वो अजीबोगरीब मोड़ आता है। उस सुनसान खेत में एक बेजान पुतला, एक स्केयरक्रो खड़ा था। श्यामा ने उस पुतले को अपने ही कपड़े पहना दिए। ये घटना मुझे सीधे तौर पर फ्रैंकेनस्टाइन के राक्षस की याद दिलाती है। एक मृत बेजान ढांचे में जान फूंकना। जैसे फ्रैंकेनस्टाइन में बिजली और कड़कते तूफानों से एक शरीर जीवित हो उठा था ना, वैसा ही कुछ पनवेल के उस खेत में हो रहा था। मैं यहाँ पूरी तरह सहमत नहीं हूँ आपसे। अच्छा, क्यों? और ध्यान से देखा जाए तो फ्रैंकेनस्टाइन में एक वैज्ञानिक प्रक्रिया थी, एक लैब थी और मृत अंगों को जोड़ा गया था। लेकिन श्यामा के मामले में जो हो रहा है वो विज्ञान नहीं, बल्कि विशुद्ध इंसानी अवसाद और डार्क एनर्जी, मतलब नकारात्मक ऊर्जा का प्रकटीकरण है। डार्क एनर्जी। एक पुतले में जान कैसे आती है? इसका जवाब मनोविज्ञान और पारलौकिक ऊर्जा के बहुत गहरे सिद्धांत में छिपा है। तो ये भौतिक रूप से काम कैसे करता है? क्योंकि एक लकड़ी और घास का पुतला मुंबई से केरल तक ट्रेन या फ्लाइट में बैठ के तो नहीं जा सकता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई भौतिक यात्रा नहीं थी। देखिए, श्यामा उस फार्म हाउस में बिल्कुल अकेली थी। उसका अपना परिवार भी उसे ही कोसता था कि वो कमजोर है। हाँ। उस गहरे घुटन भरे अकेलेपन में ना उसने उस बेजान पुतले को अपना एकमात्र श्रोता मान लिया। वो उसके सामने घंटों रोती थी, अपनी रैगिंग का दर्द, अपना अपमान, अपना गुस्सा, सब कुछ उस पुतले के सामने उड़ेल देती थी। जब कोई इंसान इतने गहरे और निरंतर दर्द में होता है तो उसके आंसू और उसकी भावनाएं एक बहुत ही तीव्र ऊर्जा पैदा करती हैं। मतलब श्यामा का वो असीम दुख और गुस्सा धीरे धीरे उस कपड़े पहने हुए पुतले के अंदर समा रहा था। ठीक यही हुआ। जब उसने उस पुतले को अपने कपड़े पहनाए तो उसने अनजाने में अपने वजूद का, अपने ऑरा का एक हिस्सा उस पुतले को दे दिया। श्यामा ने कभी किसी की हत्या की साजिश नहीं रची थी। हाँ, उसने खुद किसी को नहीं मारा। उसने कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि जाओ और मेरे सहपाठियों को मार डालो। लेकिन उस पुतले ने श्यामा के अनकहे दर्द को सोख लिया था। वो तो खेतों की चिड़ियों को डराने के लिए बनाया गया था, लेकिन श्यामा के आंसुओं ने उसे एक खौफनाक किलिंग मशीन बना दिया। और क्योंकि वो ऊर्जा श्यामा के दर्द से जुड़ी थी, वो पुतला एक एस्ट्रल प्रोजेक्शन की तरह काम कर रहा था। बिल्कुल सही, एस्ट्रल प्रोजेक्शन। वो भौतिक सीमाओं को तोड़कर सीधे वहीं प्रकट होता था जहां श्यामा को दर्द देने वाले लोग मौजूद थे। चाहे वो लिफ्ट हो या कोई और शहर,
वो वहां जाता, अपना काम करता और पीछे सिर्फ खेत की मिट्टी और घास छोड़ जाता। और जब इन्वेस्टिगेटर्स मिट्टी और घास के इन निशानों का पीछा करते हुए पनवेल के उस फार्म हाउस तक पहुंचते हैं तो कहानी अपने सबसे मार्मिक मोड़ पर पहुंच जाती है। हाँ, इन्वेस्टिगेटर्स समझ जाते हैं कि हत्यारा कोई इंसान नहीं बल्कि खेत में खड़ा वो पुतला है जिसमें श्यामा की डार्क एनर्जी वास कर रही है। वे उस पुतले को जलाने की कोशिश करते हैं। और तभी श्यामा दौड़कर बीच में आ जाती है। मैंने पढ़ा था कि वो चीख चीख कर उन इन्वेस्टिगेटर से विनती करती है कि उसे मत जलाओ। वो पुतला दुनिया की नज़र में एक खूंखार हत्यारा था, लेकिन श्यामा के लिए वो उसका एक लौता दोस्त था। हाँ, उसका रक्षक था, जिसने उसके अकेलेपन को साझा किया था। उस पुतले के खत्म होने का मतलब था श्यामा के जीवन के आखिरी सहारे का राख हो जाना। ये दृश्य डरावना होने के साथ साथ इंसान के अकेलेपन की एक बहुत ही दुखद तस्वीर पेश करता है। एक बेजान पुतले से ऐसा भावनात्मक जुड़ाव ये दिखाता है कि इंसानी क्रूरता किसी के दिमाग को किस हद तक तोड़ सकती है। तो जब इन दोनों कहानियों का मतलब बलारा जंक्शन की भूतिया ट्रेन और पनवेल के शापित पुतले का गहराई से विश्लेषण किया जाता है ना, तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर आती है। कैसी तस्वीर? यही कि हॉरर या खौफ सिर्फ सफ़ेद साड़ी वाली चुड़ैलों या पुराने किलों में भटकने वाली आत्माओं के बारे में नहीं है। इस दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भयानक दानव तो इंसानी भावनाएं ही हैं। इसमें कोई शक नहीं है। दोनों ही मामलों में कोई बाहरी शैतान नहीं था। अलौकिक घटनाएं किसी इंसान के ही कर्मों का सीधा परिणाम थी। बिल्कुल। खजान मेल के पीछे पैसे का वो अंधा लालच था जिसने कमजोर ब्रिज की रिपोर्ट दबा दी और सैकड़ों मासूमों की जल समाधि बना दी। और शापित पुतले के पीछे दूसरों को सताने में, उनकी रैगिंग करने में मिलने वाली वो क्रूर खुशी थी जिसने एक मासूम लड़की की मानसिक शांति को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये स्रोत ना सोचने पर मजबूर करते हैं कि रोजमर्रा के कर्म, छोटे छोटे लालच और दूसरों के प्रति किया गया दुर्व्यवहार किस तरह के अनदेखे और भयानक परिणाम पैदा कर सकता है। सही कहा। किसी के साथ आज किया गया अन्याय हो सकता है 30 साल बाद खजान मेल जैसी किसी अनियंत्रित त्रासदी के रूप में अगली पीढ़ी के सामने आ खड़ा हो। या फिर किसी को दी गई मानसिक प्रताड़ना किसी के अंदर इतनी गहरी निराशा भर दे कि वो दर्द एक भौतिक रूप ले ले, एक पुतले में जान डाल दे और वापस प्रताड़ना देने वालों पर ही काल बनकर टूट पड़े। बिल्कुल, जो भी ऊर्जा इस ब्रह्मांड में भेजी जाती है, चाहे वो लालच हो या क्रूरता, वो कभी खत्म नहीं होती। वो बस लौटकर वापस आने का सही वक्त और सही रूप ढूंढती है। ऊर्जा की बात निकली है तो चर्चा को एक बहुत ही रहस्यमयी और गहरे विचार के साथ खत्म करना उचित होगा। भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही बुनियादी नियम है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। हाँ। तो अगर पनवेल में श्यामा के आंसुओं ने, उसके घुटन भरे अकेलेपन के दर्द ने सूखी घास और मिट्टी के एक बेजान पुतले में इतनी खौफनाक जान डाल दी, तो एक पल के लिए इस बात पर गौर किया जाए। किस बात पर? क्या ये संभव है कि हमारे आसपास मौजूद पुरानी चीजें, वो सदियों पुरानी इमारतें, वो बंद कमरे, पुरानी कुर्सियां या आभूषण, वे भी इंसानों के गहरे दुख, गुस्से या आंसुओं की ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेते हो? ये बहुत ही गहरा सवाल है। जो लोग इन पुरानी इमारतों में रोए होंगे, जिनकी चीखें उन दीवारों ने सुनी होंगी, क्या वो चीखें आज भी उन ईंटों में कैद नहीं होंगी? बिल्कुल हो सकती हैं। अगली बार जब किसी के हाथ किसी पुरानी एंटीक वस्तु पर पड़े या किसी पुराने कमरे में कदम रखते ही अचानक रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाए, तो ये सोचना लाजमी है कि वो बेजान वस्तु शायद कुछ कहने की कोशिश कर रही है। हाँ, शायद वो किसी के बरसों पुराने दर्द को अपने अंदर समेटे हुए है, या फिर कोई भूला हुआ अतीत अपना हिसाब मांगने के लिए किसी नए रूप में लौट आया है। जो कर्म आज बोए जा रहे हैं, वो कल कौन सी शक्लें लेकर सामने खड़े होंगे,